हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। मैं आज बात करूंगा साइटोलॉजी से। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रक के बारे में, केंद्रक में हमने पढ़ा क्रोमैटिन नेटवर्क को, और इसमें बताया गया था कि क्रोमैटिन नेटवर्क आगे चल करके जब कोशिका सक्रिय हो जाती है तो वो सेल डिवीजन के समय छोटी और मोटी होकर क्रोमोजोम में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी क्रोमोजोम की आज चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो अभी आगामी आने वाला है। बीपीएससी के, पीटी के एग्जाम हो, सचिवालय के एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, सब में यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो हम लोग बात करें अब क्रोमोजोम की, तो यहां पर ध्यान दें, क्रोमोजोम मैंने लिखा है गुणसूत्र, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क था वही बाद में क्रोमोजोम या गुणसूत्र बन जाता। तो गुण मतलब कैरेक्टर, सूत्र मतलब धागा होता है, ध्यान रखना। तो एक ऐसा धागा जिसमें हमारे जीवन के सारे गुण निहित हों, चाहे वो शरीर की बनावट की बात हो, चाहे हमारे कार्य की बात हो, सभी गुण को प्रदर्शित करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वही धागा गुणसूत्र कहलाता है। दूसरा कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में एलिमेंट के एटम को पढ़ते हैं कि एटम से एलिमेंट बना होता है, उसी तरह से सेल से बॉडी बनता है। जीवों में एटम की पहचान परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर से होता है, उसी तरह से जीवों में जीवों की पहचान गुणसूत्र की संख्या से होता है। जैसे हम सिंपल कहें एक तथ्य के रूप में कि सोडियम एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 वाला जब भी कोई एटम होगा जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 हो, परमाणु संख्या 11 हो, वो सोडियम ही होगा। जैसे ही 11 से 12 होता है तो ये एलिमेंट बदलता है और ये मैग्नीशियम बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सोडियम और मैग्नीशियम का पहचान क्या है, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 12। जस्ट लाइक उसी तरह से समान रूप में कि जीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या है ये दर्शाता है कि जीव कौन सा होगा। जैसे हम यहां पर लिखें कि जीवों की पहचान होती है, मतलब गुणसूत्र कितना है, कितनी संख्या में किसके सेल में है, वही उस जीव की पहचान करता है। जैसे मानव में 46 होता है, तो जितने भी पृथ्वी पर मानव रहते हैं, चाहे वो कहीं के भी मानव हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में 46 ही गुणसूत्र होगा, 46। इसी तरह बिल्लियों में 42 होता है, फ्रॉग में 26 होता है। इसी तरह हर प्राणी में, जितने भी प्राणी, पौधा हो या जानवर हो, कोई भी हो, उस सब में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। और उसी से कोई भी कोशिका अगर मिलती है तो हम गुणसूत्र को गिनती करके ये बताते हैं कि कौन सा जीव किस श्रेणी का है और किसका ये सेल है। अब यहां से आगे बढ़ें तो एक कॉमन पॉइंट है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र रेडियोलैरियंस नामक प्राणी में होता है जिसकी संख्या 1500 होती है। तो ये ध्यान रखना है, अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें, तो रेडियोलैरियंस में 1500। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो एक कृमि है, बॉर, जो हमारे स्टोमिक में भी पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रहता है, और उसका नाम एस्कैरिस है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2 है। अब यहां ध्यान दें कि इस गुणसूत्र के दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो खोजकर्ता की बात करें और एक नामकरण की बात करें। तो एक नाम याद रखना है वाल्डेयर का। तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र के नामकरण का काम किया, मतलब एक क्रोमोजोम का नाम देने का काम किया। लेकिन खोजकर्ता की बात आए तो खोजकर्ता में ध्यान रखना है कि यह काम हॉफमिस्टर ने किया। तो ये खोजकर्ता और ये नामकरण, तो दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछेगा कि गुणसूत्र की खोज किसने किया, तब हम हॉफमिस्टर का नाम लेंगे। लेकिन जब गुणसूत्र काम क्रोमोजोम कहकर ये गुणसूत्र को संबोधित करने का काम, तब नाम वाल्डेयर का लेंगे। और दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रोमोजोम शब्द किसने दिया और क्रोमोजोम की खोज किसने किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर मैंने एक छोटे से गुणसूत्र का चित्र बनाया, जो एक आवरण में बंद एक धागे का उलझा हुआ संरचना दिखता है, और इसी के बारे में कहा कि यही धागा है और इसी धागे पर गुणसूत्र निहित होते हैं, और इसलिए नाम गुणसूत्र रखा गया। अब यहां ध्यान दें कि इस धागे में एक आवरण है बाहर में, इस आवरण को पेलिकिल कहा जाता है। तो पेलिकिल को ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि गुणसूत्र में बाहरी आवरण कहलाता है क्या, तो पेलिकिल कहेंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है हेड जैसा, इसको एक नाम से जानते हैं जिसे टेलोमियर कहा जाता है। तो टेलोमियर जो गुणसूत्र का ऊपरी हिस्सा जो अलग बटा दिखता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट अलग दिखाई देता है। इसके अलावा ध्यान देंगे कि जो अंदर में स्ट्रैंड है धागा, इस धागे के एक टर्म को ऐसे जो मुड़ रहा है ऐसे, तो ये टर्म का नाम क्रोमैटोनिमाटा है। इसके अलावा यहां एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि जिसमें
गुणसूत्र में धागे में एक गांठ लगती है कि दो धागा हो, दोनों को बांधना हो तो एक गांठ लगा देते हैं नॉट जैसा। तो नॉट गांठ जो भी होगा उस जहां पर ये गांठ लगा होगा उसका नाम सेंट्रोमियर है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि क्रोमोजोम या गुणसूत्र में मौजूद गांठ या वहां पर जहां धागे आपस में बंधे होते हैं उसे कहते हैं क्या, तो सेंट्रोमियर। अब यहां से आगे बढ़े तो ये क्रोमोजोम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, गुणसूत्र जो पूरे जीवन का स्वरूप निर्धारित करता है, किसी भी प्राणी का क्या उसका बॉडी का बनावट है, किस तरह से काम करेगा, उसका जीवन शैली क्या होगा, ये सब कुछ इसी से निर्धारित होता है। और इस गुणसूत्र को देखें तो ये हमारे केंद्रक में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट संरचना जो दो प्रकार में दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि गुणसूत्र मिलेगा कहां, तो ध्यान रखें गुणसूत्र केंद्रक में मिलता है, कोशिका के न्यूक्लियस में, जिसकी खोज के बारे में मैंने बता चुका है पहले ही कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। तो उसी केंद्रक में क्रोमोजोम मिलेगा। अब यहां ध्यान देंगे कि क्रोमोजोम जो दिखता है वो दो प्रकार का होता है, जिसका एक नाम ऑटोजोम, दूसरा का नाम सेक्स क्रोमोजोम। यही दो इंपॉर्टेंट कि जिसने भी क्रोमोजोम किसी भी प्राणी के शरीर में होते हैं वो दो तरह के दिखते हैं, एक का नाम ऑटोजोम और दूसरे का नाम सेक्स क्रोमोजोम। अब ये ऑटोजोम या सेक्स क्रोमोजोम या कोई भी क्रोमोजोम, ध्यान रखना है कि दो चीजों से बना होता है, एक का नाम डीएनए और एक का नाम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि गुणसूत्र बने होते हैं किसके, तो डीएनए के बने होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां से एक पॉइंट और निकलेगा कि गुणसूत्र कहां मिलता है, तो केंद्रक में मिलता है। डीएनए कहां मिलता है, तो केंद्रक में मिलता है। क्रोमोजोम के निर्माण में कौन से प्रोटीन की यूज होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिससे बना होता है। अब यहां इन दोनों गुणसूत्र की हम बात करेंगे कि ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम है क्या। तो यहां ध्यान दिए ऑटोजोम जिसका दो और नाम है, सोमैटोसोम या बॉडी क्रोमोजोम। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर होता है, और शरीर के निर्माण के लिए जिस चीज की जरूरत है, जिस गुणसूत्र की जरूरत है, उसी गुणसूत्र को हम ऑटोजोम कहते हैं। तो यहां मैंने लिखा है कि यह शरीर का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखना है, अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि गुणसूत्र जो शरीर के निर्माण में भाग लेता है उसे कहते हैं तो ऑटोजोम, सोमैटोसोम या बॉडी क्रोमोजोम। तो ये ध्यान देना है। अब मनुष्य के हम चर्चा कर रहे हैं, तो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो जिसमें मेल और फीमेल में बॉडी एक ही जैसा होता है लगभग, सिर्फ लैंगिक गुण, सेक्सुअल कैरेक्टर अलग होते हैं। तो बॉडी की बनावट, बॉडी का शेप, सब कुछ एक जैसा होता है। इसलिए बॉडी क्रोमोजोम या सोमैटोसोम या ऑटोजोम मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस क्रोमोजोम की बात हम कर रहे हैं ऑटोजोम की, ये फीमेल में और मेल में दोनों समान होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि मानव की हम पढ़ाई कर रहे हैं, मानव से ज्यादा पूछा जाता है। तो मानव को ध्यान देंगे तो मानव में इसकी संख्या 22 पेयर होती है, जिसमें 22 पेयर कह सकते हैं या 44 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये मैन है और मैन में कुल गुणसूत्र 46 है। 46 को बांटे तो ये 22 पेयर होता है, 23 पेयर होता है, और 23 पेयर में 22 पेयर ऑटोजोम है या सोमैटोसोम है। इसके अलावा दूसरा है सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम मतलब लैंगिक गुणसूत्र, और लैंगिक गुणसूत्र का काम किसी भी प्राणी में लैंगिक गुणों को विकसित करना। जो सेक्सुअल कैरेक्टर दिखते हैं, मनुष्य में ही बात करें तो मेल में दाढ़ी मूछें निकलती है, लेकिन फीमेल में नहीं निकलता। मेल में बॉडी थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, फीमेल में मजबूत नहीं होता। मेल के सीने चौड़े होते हैं, लेकिन फीमेल में कमर का पाइप ज्यादा चौड़ा होता है। तो ये सब जो कैरेक्टर है जिसके कारण यहां पर सेक्स क्रोमोजोम का नाम आता है। और ध्यान रखना, इसको लैंगिक कोशिका में, लैंगिक कोशिका के निर्माण में मेन महत्वपूर्ण या मेन भूमिका निभाने की जिम्मेदारी होती है। तो एक तो कि लैंगिक गुणों को निभाना, जो हमने यहां लिखा है कि लैंगिक गुणों को विकसित करता है, साथ ही लैंगिक कोशिका जिसको हम गैमिट कहते हैं, इसको ध्यान देना है कि गैमिट के निर्माण के लिए ही सेक्स क्रोमोजोम की जरूरत पड़ती है। अब यहां ध्यान दें कि मेल और फीमेल में यह अलग अलग होता है। तो मेल में और फीमेल में जब स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि मेल में लैंगिक गुणसूत्र अलग है और फीमेल में अलग है। जब मेल को दिखाना होता है तो यहाँ पर एक्स वाई का प्रयोग करते हैं, और फीमेल में जब देखते हैं तो यहाँ दोनों एक्स एक्स ही होता है। और इन्हीं दोनों के द्वारा मेल तथा फीमेल गैमिट का निर्माण का कार्य होता है, जो प्रजनन में भाग लेने के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मनुष्य में 46 होना चाहिए,
और 46 के लिए दोनों मेल और फीमेल के मिलने के बाद गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाए, इसके लिए गैमिट का फॉर्मेशन जरूरी है। और उस गैमिट को हम नॉर्मली स्पर्म या ओवा कहते हैं, शुक्राणु या अंडाणु। तो ये ध्यान देना है कि शुक्राणु या अंडाणु, स्पर्म या ओवा के निर्माण की जिम्मेवारी सेक्स क्रोमोसोम की है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल सेल में, कोशिका बॉडी में जितने भी होते हैं नॉर्मल सामान्य सेल, उसमें गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और पेयर्ड गुणसूत्र वाले सेल को डिप्लॉयड सेल कहते हैं। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, मतलब दोनों गुणसूत्र जोड़े में रहेगा। जैसे हमने यहां लिखा 46 को 23 पेयर में, तो पेयर के रूप में ही रहेगा। और जब जोड़े में रहेगा तो कहेंगे ये डिप्लॉयड सेल है। और ऐसे सेल को हम 2n से सूचित करते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर डिप्लॉयड सेल फीमेल में होगा तो इसकी संख्या 22 पेयर प्लस XX होगा, क्योंकि 22 पेयर ऑटोजोम और XX सेक्स क्रोमोजोम। तो 22 मल्टीप्लाई 2 करें तो 44 और 2 46, तो जो 46 होना है यहां फीमेल में हो जाता। तो 22 पेयर और प्लस XX, इसको ध्यान देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कभी कभी कि फीमेल में गुणसूत्र का समूह कैसा होता है। तो आंसर करेंगे 22 पेयर या XX। वही जब मेल की बात करें तो मेल में यह गुणसूत्र 22 पेयर प्लस XY होता है। इसलिए हमने कहा कि 22 पेयर यहां भी और यहां भी ये समान होगा। लेकिन सेक्स सेल में या सेक्स क्रोमोसोम में गुणसूत्र अलग होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। अब यहां ध्यान दें, X तो है यहां भी X है दोनों, लेकिन ये बाई सिर्फ और सिर्फ मेल के पास है। और यही बाई गुणसूत्र मेल के कैरेक्टर को विकसित करता है। मेल का जो भी गुण है वो बाई गुणसूत्र के कारण होता है। तो ध्यान रखना कि मेल और फीमेल की बात करें तो गुणसूत्र का सेट बनाना हो तो 22 पेयर प्लस XY मेल में और फीमेल में 22 पेयर प्लस XX, और यही मिल करके स्पर्म या ओवा का निर्माण करते हैं, जिसमें ये इसी में से आधा होने के कारण, चूंकि ये जब डिप्लॉयड सेल है, जब ये गुणसूत्र प्रजनन में जाएगा तो इसमें डिवीजन होता है और विभाजन के कारण गुणसूत्र जितना है जिसके भी शरीर में वो आधी हो जाती है। इसी को हम लोग मियोसिस डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र का आधा हो जाना। तो 46 से घट करके आधा होना 23। तो ये ध्यान रखना है कि जब स्पर्म ओवा बनेगा तो इसमें गुणसूत्र 23 होता है, और ये 23 46 से आधा, तो इसका आधा करें फीमेल में, तो फीमेल में जो 22 पेयर प्लस XX है, इसको आधा करेंगे तो ओवा बनेगा। और ओवा में 22 प्लस X मतलब 44 का आधा 22 और XX का आधा X। उसी तरह से जब मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म बनता है, शुक्राणु, और ये 22 पेयर प्लस XY है। जब आधा होगा तो कुछ स्पर्म 22 प्लस X होंगे और कुछ स्पर्म 22 प्लस Y होंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अध्ययन का विषय जो ध्यानना है। अब ऐसा सेल जिसमें गुणसूत्र आधा हो, मतलब यहाँ पेयर्ड था तो 2n लिखे थे, अनपेयर्ड है अकेले है तो n लिखते हैं। और n सेल को यहाँ हैप्लॉइड सेल या अगुणित कोशिका कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि मनुष्य के या जीवों के शरीर में हैप्लॉइड सेल होता है कौन, तो हैप्लॉइड सेल में एक ही चीज ध्यान रखेंगे, इसको गैमिट को, जिसको लैंगिक कोशिका कहते हैं। और लैंगिक कोशिका मानव के संदर्भ में स्पर्म और ओवा होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ ये दो चीज की डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉइड सेल किसको कहते हैं ये ध्यान देना है। तो डिप्लॉयड सेल अगर मानव के संदर्भ में बात करें तो हमेशा 46 कहेंगे, हैप्लॉइड सेल अगर बात करें तो 23 करेंगे। 23 दो ही होता है, या तो स्पर्म या ओवा होता है। नॉर्मल बॉडी में किसी भी कोशिका में 22 प्लस XY और फीमेल में 22 प्लस XX। लेकिन लैंगिक गुणसूत्र की बात करें तो मेल में XY और फीमेल में XX, और यही दो गुणसूत्र मिल करके हमारे शरीर में सारे क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। सारी चीजों के इन्हीं के पास मेमोरी में सारे कोडिंग्स होते हैं जो हमारे गुण को, हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, बॉडी की बनावट कैसी होती है, मेल और फीमेल क्यों डिफरेंट होता है, ये सारा डिफरेंशिएशन इसी की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ध्यान रखना है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो इसको देखें, पूरा वीडियो देखें शुरू से अंत तक, और पूरा चैप्टर जो हमने कहा है कि पहले का चैप्टर से लेकर के अभी तक जैसे सिस्टमेटिकली चल रहा है उसको देखने का प्रयास करें।
और पूरा देखें और पढ़ाई में जरूर शामिल करें। यहां से भी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो तो जरूर शेयर करें। मैं एक बुक भी बायोलॉजी का जो समान अध्ययन के लिए पीटी के स्तर का यूपीएससी लेवल तक के सारे सिलेबस को कवर करता है, वो मैंने एक संकलित किया है, जो अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा, जिसको आप मेरे संस्थान जहां भी हैं वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।